नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी शापित शैशव, जिसका पहला भाग मैं पहले ही आप लोग को सुना चुकी हूँ। आज हम उसका दूसरा भाग सुनेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करती हूँ। उस दिन नाश्ता अनछुआ ही रह गया। लक्ष्मी ने ट्रे मेरे सामने रखकर बड़ी अर्थपूर्ण दृष्टि से मुझे देखा। मैंने कोई लिफ्ट ही नहीं दी और लापरवाही से कहा, आज मैंने बनाया था ना, अच्छा नहीं बना होगा, कोई बात नहीं, कैंटीन में खा लेगी, वहाँ तो सब चीज़ें मिलती हैं। आलोचना का इतना अच्छा मौका हाथ से निकल जाने पर लक्ष्मी उदास हो गई। फिर बड़ी देर तक रामधन के साथ खुसुर फुसुर होती रही। शायद रामधन ने बताया भी हो कि आज बहू जी ने ज़बरदस्ती अपने हाथ का नाश्ता खिलाना चाहा था। तभी बेबी भूखी चली गई। जो भी हो, 4-5 दिन तक वह यूं ही अनमनी बनी रही। खाना भी ऐसा वैसा ही खाती रही। रामधन मनुहार भी करता रहा। मैंने न ध्यान दिया न मनाने की कोशिश की। मैं वह सीमा पार कर चुकी थी। अब पहल उसे ही करनी थी। मैं केवल प्रतीक्षा कर रही थी, एकदम तटस्थ भाव से। पर मेरी यह तटस्थता कितनी सहती थी, इसका शीघ्र ही पता चल गया। उस दिन सुबह से ही रिमझिम शुरू हो गई थी। जाते समय पारुल रेनकोट के लिए गेट से लौकर आई थी। यह मैंने देखा था। वे जब लंच के लिए आए, पानी तब भी बरस रहा था, पर हल्का था। हम लोग खाना खाकर लेटे ही थे कि बारिश तेज हो गई। 3 बजे तक तो उसने घनघोर रूप धारण कर लिया। देखिए तो कैसा धुआंधार बरस रहा है। सावन का महीना है, अभी भी नहीं बरसेगा। मुझे तो पारुल की चिंता हो रही है। कॉलेज भी तो मरा शहर के दूसरे छोर पे है। रेनकोट लेकर गई है ना? ऑफ कोर्स। ये पानी तो देखिए, ये क्या रेनकोट के बस का है? तिस पर वह लूना से गई है, पूरी भीग जाएगी। तो घर आकर कपड़े बदल लेगी। आप तो कमाल करते हैं। तो मुझे क्या करने को कहती हो? उसे जाकर ला नहीं सकते? ज़रूर ला सकता हूँ, पर जानती तो हो वह लड़की कैसी तूफ़ान है। मैं चला भी जाऊँ तो क्या वह मेरे साथ आएगी और लोगों के सामने मेरा तमाशा बन जाएगा। और देखो, कहीं फ़ोन मत करना, उस दिन जैसा नाटक हो जाएगा। तो क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? मैंने चिढ़कर कहा। कैसे बाप हैं आप? पानी ही बरस रहा है, कोई प्रलय नहीं आया है जो तुम इतना परेशान हो रही हो। उसकी बहुत सी सहेलियां वहीं आसपास रहती हैं, थोड़े देर के लिए कहीं भी रुक जाएगी। किसी के रिलैक्स कह देने से क्या होता है? मेरी चिंता तो वैसी ही बनी रही। पता नहीं कितनी बार तो मैंने दरवाजे के चक्कर लगाए होंगे। पता नहीं कितनी बार तो कहा होगा, लड़की पता नहीं कहाँ रह गई। शाम को पानी का जोर थोड़ा कम हुआ, पर लड़की का कहीं पता नहीं था। मेरी व्यग्रता और बढ़ गई थी। सोच लिया कि अगर 7 बजे तक वह नहीं लौटी तो उसके पिता को गाड़ी निकालनी ही होगी। मैं घड़ी की सुइयों पर ही नज़र गड़ाए थी कि रामधन की आवाज़ सुनाई दी। बहू जी, बेबी आ गई। मैं दौड़कर दरवाजे पर पहुंची। देखा लथपथ चली आ रही है, साथ में 2 मूर्तियां और हैं। लीजिए साहब, संभालिए अपनी अमानत। अरे, ऐसा तूफ़ान मचाया कि बस बरसते पानी में आना पड़ा। पागल, मैंने पारुल को हल्की सी चपत लगाते हुए कहा। अपने साथ आंटी को भी गीला कर दिया। फ़ोन कर देती, पापा खुद जाकर लिवा आते। उसने मुझसे नहीं कहा था बहन जी, वह तो अकेली ही आ रही थी। पर बताइए, जवान जहान लड़की को ऑटो में अकेली कैसे भेज दे? ज़माना कितना ख़राब चल रहा है। लड़कियों को तो कुछ कहो तो बुरा लगता है। पर आप ही बताइए, आप भीतर तो आइए।
ऑटो खड़ा है, उसे मैं विदा कर देती हूँ, ये आपको छोड़ आएंगे। पारुल, तुम जाकर झटपट कपड़े बदल लो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। भीतर जाकर मैंने रामधन को अदरक वाली चाय बनाने का आदेश दिया। लक्ष्मी के हाथ ऑटो के पैसे भिजवाए, इन्हें तैयार रहने की सूचना दी और फिर 2 तौलिया लेकर बाहर आ गई। तब तक माँ बेटी ड्राइंग रूम में आ चुकी थी। मुझे लगा कि आगंतुक महिला भीतर आने को उत्सुक थी, तभी तो जरा से अनुरोध पर मान गई। डॉक्टर साहब आज शायद घर पर ही हैं, उन्होंने पूछा। जी हाँ, रोज़ तो 6 बजे ही निकल जाते हैं, आज पारुल की वजह से रुक गए। उसे लेने ही जा रहे थे, पर पता नहीं था ना कि कहाँ पर है। सबकी सब हमारे घर पर ही इकट्ठा हो गई थी। मैंने भी VCR लगा दिया। वही मैंने प्यार किया। पता नहीं कितनी बार देखती है ये लोग, पर आज तो पिक्चर आधी भी नहीं हुई और सब की सब खड़ी हो गई। पारुल तो एकदम सड़क पर चल दी। बड़ी मुश्किल से रोका उसे मैंने और साथ ले आई। बहुत डरती है आपसे? जी नहीं जी, डर तो होना ही चाहिए, चोट माँ की हो या बाप की, लड़कियों को थोड़ी तो दहशत होनी चाहिए। दरअसल चिंता हो जाती है, मैंने मिमियाते हुए कहा। एक बात पता रहे ना कि कहाँ है तो फिर कोई बात नहीं, पर यही तो मैं इनसे कह रही थी। घर में माँ होने से बहुत फ़र्क पड़ता है, भले ही वह। मम्मी, उसने सौतेली कहने से पहले ही लड़की ने टपक दिया। माँ, तुम्हें कुछ मालूम तो है नहीं, बस बोलती जा रही हो। डर वह की कोई बात नहीं। दरअसल उसकी गीतांजलि और साहिन से झपड़ हो गई थी, इसीलिए वह पिक्चर छोड़कर चल पड़ी थी। अरे, मुझे तो पता ही नहीं चला, क्या हुआ था? मम्मी की आंखें उत्सुकता से फैल गई। बिटिया ने हताश होकर मेरी ओर देखा, फिर संक्षेप में बताया। अरे वो गीता और साहिन है ना, बहुत नाटक करती हैं। खुद ही पिक्चर लगाने को कहा और खुद ही बीच में उठकर खड़ी हो गई। बोली कि देर हो रही है, घर जाएंगी। पारुल ने कहा कि ऐसी भी क्या जल्दी है, थोड़ी देर बाद चलते हैं, घर तो सभी को जाना है। तो दोनों कहती क्या है, तुम्हारी बात अलग है, तुम तो फ्री वर्ड हो, घर पर कोई कहने सुनने वाला नहीं, लेकिन हमारी अम्मा लोग तो हमारी जान ही ले लेंगी। बस पारुल को ताव आ गया। अच्छा हुआ कि उसी समय चाय आ गई और मैं प्रस्तुत घटना पर टिप्पणी करने से बच गई। चाय पीते ही बिटिया उठ खड़ी हुई। मजबूरन माँ को भी उठना पड़ा। मैंने इन्हें आवाज़ दी। तब तक पारुल भी कपड़े बदल कर आ गई थी। पानी अभी थमा नहीं था, इसीलिए हम दोनों ने मेहमानों को दरवाजे से ही विदा किया। गाड़ी गेट से बाहर निकल गई। तब हम लोग भीतर आए। देखा, पारुल के बालों से अब भी पानी टपक रहा था। मन हुआ उसके कंधे पर पड़ा टॉवल खींचकर उसका सिर अच्छे से पोंछ दो, पर हिम्मत ही न पड़ी। मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने ही हल्की सी चपत लगाई थी। शायद वह मेरी अतिशय व्यग्रता का परिणाम था। बाल ठीक से सुखा लो पारुल, नहीं तो जुकाम हो जाएगा। अपना ड्रायर भिजवा दूँ क्या? वह सिर्फ मुझे देखती रही। अच्छा, पहले गर्मा गर्म चाय तो पी लो, काका ने अदरक डालकर बढ़िया चाय बनाई है। चाय मैं कमरे में पी लूँगी, उसने मेरे हाथ से कप लेते हुए कहा। फिर जाते हुए दरवाजे में ठिठक कर बोली, थैंक यू मम्मी। मैं खुश थी और चकित भी। रात को इच्छा हुई कि यह सुसंवाद इन्हें भी सुना दूँ, पर अपने को रोक लिया। क्या पता यह उपलब्धि क्षणिक ही हो। हम खुद समझ नहीं पाते, पर हमारे अवचेतन में एक अदृश्य कंप्यूटर लगा होता है जो अपने आसपास की आवाज़ों को नोट करता रहता है। उसमें जरा भी व्यतिक्रम हो जाए तो मन चौंक उठता है। उस दिन ऐसा ही हुआ। सुबह 10 बजे लूना की चिर परिचित आवाज़ कानों में नहीं पड़ी तो मन बेचैन हो उठा।
फिर सोचा मैं भी कैसी बेवकूफ़ हूँ, लूना तो कल घर आई ही नहीं। किचन में जाकर रामधन से कहा, काका बेबी तैयार हो जाए तो ऑटो ले आना, लूना घर पर नहीं है। बेबी तो शायद कॉलोनी जा रही। क्यों, तबीयत ख़राब है क्या? क्या पता, पड़ी तो है। नाश्ता किया था? हाँ, थोड़ा सा। मैं पलटकर उसके कमरे की ओर चल दी, पर रास्ते में ही ठिठक गई। मेरा कमरे में जाना उसे पसंद आएगा? झिड़क तो न देगी, पर अब बीच रास्ते से लौटूंगी तो नहीं। नौकरों के उपहास का पात्र बनूंगी। पारुल, मैंने नॉक नहीं किया। जी कड़ा करके सीधे कमरे में ही दाखिल हो गई। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आज कॉलेज नहीं गई? इसी से पूछा। मैंने अपनी अंधिकार चेष्टा की सफाई देते हुए कहा। मुझे लगा कि अब वह कहेगी नहीं गई तो आपसे मतलब, पर वैसा नहीं हुआ। छेड़ स्वर में बोली, यूँ ही नहीं गई, सिर जरा भारी लग रहा था ना, सोचा आज छुट्टी ही सही। सिर तो भारी होगा ही, कल कितना भीग गई थी तुम। रात को याद ही नहीं रहा, पापा से एक आध गोली ले लेती तो ठीक रहता। वैसी गोली लेने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जुकाम तो अपनी मियाद पूरी करके ही पिंड छोड़ता है। हाँ, दवाई लेने से थोड़ा रिलीफ ज़रूर हो जाता है। मुझे पता ही नहीं चला कि बात कहते हुए मैं कब उसके पास पहुंचकर उसके सिर पर हाथ फेरने लगी थी। जब होश आया तो देखा मेरा वह स्पर्श उससे सहा नहीं जा रहा था। उसके होठ कांप उठ रहे थे और उसने दोनों हथेलियों से आंखें ढाँप रखी थी। बीमारी की दशा में किसी का स्नेहिल स्पर्श क्या कयामत ढाता है, यह मुझे मालूम है, पर वह दिलेर लड़की मेरे सामने रोएगी नहीं, यह भी मैं जानती थी। इसीलिए मैंने कहा, काका ने बताया कि तुमने ठीक से नाश्ता भी नहीं किया। देखो, मैं अभी फर्स्ट क्लास कॉफ़ी बना कर लाती हूँ, पीते ही तुम्हारी सुस्ती उड़न छू हो जाएगी। मैंने जानबूझकर किचन में कॉफ़ी देर लगा दी। उसका सुबह का नाश्ता एक तरफ से अनछुआ ही पड़ा था। मैंने साबूदाने के पापड़ और आलू के चिप्स तले, थोड़े से मखाने भी घी में भुने और फिर कॉफ़ी के साथ सारा सरंजाम लेकर उसके कमरे में गई तो बिस्तर खाली था। मेरा अंदाज़ा सही था। जब वो बाथरूम से निकली तो उसका चेहरा और आंखें दोनों धुले धुले से थे। थैंक यू मम्मी, उसने कप हाथ में लेते हुए कहा। मन हुआ कि उससे कहूँ माँ को यूँ बार बार धन्यवाद नहीं देते, पर अपने को रोक लिया। मम्मी कह देने से ही कोई माँ नहीं हो जाता। जिस दिन वह मन से मुझे माँ कहकर स्वीकार करेगी, औपचारिकता की यह दीवार अपने आप टूट जाएगी। रामधन काका गाड़ी चला लेते हैं ना? हाँ, क्यों? तुम एक चिट्ठी लिख कर दे दो, वे गाड़ी उठा लाएंगे। वैसे नीलम की मम्मी उन्हें पहचानती तो होंगी ना। लेकिन नीलम के यहाँ क्यों जाएंगे? गाड़ी तो छाया के यहाँ है। तो कल जो आई थी वह छाया थी? और क्या, उसी का घर तो कॉलेज के पास पड़ता है, इसीलिए गाड़ी वहाँ रख देती हूँ। वह तो बेचारी बहुत अच्छी है, पर उसकी मम्मी। और उन्हें आपने नीलम की मम्मी समझ लिया? ओह नो, नीलम सुनेगी तो सिर पीट लेगी। तुम्हारे पापा भी सिर पीट रहे थे, कह रहे थे कि कहाँ फंसा दिया मुझे। पूरे रास्ते हुए 1 मिनट को भी चुप नहीं हुई। बेचारे, उनकी तो औरतों की बकझक सुनने की आदत भी छूट गई है। उनके लिए तो अच्छा खासा ओवरडोज हो गया होगा। बात जरा सी थी, पर हम दोनों हंसी से लोटपोट हो गई। मेरे तो गले में फंदा ही पड़ गया था। इस घर में आने के बाद पहली बार मैं इतना खुलकर हंसी थी। पारुल को भी मैंने पहली बार हंसते हुए देखा। लगा यह हंसी हमारी छाती में पता नहीं कब से जमी हुई थी। गलती मेरी ही थी। हंसी का दौर थमते ही उसने कहा, मुझे ठीक से इंट्रोड्यूस करवाना था, पर मेरा मूड उस समय इतना ऑफ हो रहा था। हाँ, नीलम ने, मेरा मतलब है कि छाया ने बताया था। वह चुप रही।
पर उसकी मम्मी क्या समझी पता है? उन्हें लगा कि तुम मेरे डर से जल्दी घर भाग रही हो। ओह गॉड! मैं एकदम गंभीर हो आई। सोचा, जो बात मन में इतने दिनों से घुमड़ रही है उसे कह डालने का यही मौका है। हम दोनों के बीच ऐसे तरल क्षण पता नहीं फिर कब आएंगे। पारुल, एक बात कहूँ? मेरे संजीदा अंदाज पर वह चौंक पड़ी। बहुत दिनों से तुमसे यह बात कहना चाह रही थी पारुल, कि मुझ में और जो भी दुर्गुण हो, मैं डरने की चीज़ नहीं हूँ। मुझसे तुम्हें कोई खतरा नहीं है। आप छाया की मम्मी को इतना सीरियसली लेने लगेंगी तो हो चुका। तुम गलत समझ रही हो। छाया की मम्मी ने तो बस इतना ही किया कि तुम मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। तुम यह डर अपने मन से एकदम निकाल दो पारुल, कि मैं तुम्हारी किसी चीज़ में हिस्सा बांटने आई हूँ। जायदादिया मुझे लोभ नहीं है। मुझे तो एक घर, एक जीवन साथी की तलाश थी। वह मुझे मिल गया। साथ ही एक प्यारी सी बिटिया भी मिल गई। अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। इत्मीनान रखो, मैं तुमसे तुम्हारे पापा का प्यार कभी नहीं छीनूंगी, बल्कि मैं तो अपने हिस्से का प्यार भी तुम्हें देना चाहती हूँ। वह कुछ देर तक एकटक मुझे देखती रही, फिर धीरे से बोली, जायदाद की बातें तो मैं समझती नहीं। जहाँ तक पापा के प्यार का सवाल है, आप सारा का सारा ले सकती हैं। उसमें मेरा कोई हिस्सा कभी नहीं रहा। मैं तो इस स्तंभ रह गई। इतनी छोटी सी लड़की और कितनी बड़ी बात कह गई, कितनी कड़ी और कितनी कड़वी। बेटे, मैंने उसे सहलाते हुए कहा, प्यार जताना भी एक कला है जो सबको नहीं आता, खासकर पुरुष को। इस मामले में बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं। अपने प्यार का प्रदर्शन करना उनके लिए बहुत कठिन होता है। क्या इसीलिए उनके प्यार पर शक करना चाहिए? अगर वे गुस्सा जता सकते हैं तो प्यार जताने में परहेज क्यों करते हैं? प्लीज़ मम्मी, आप उनकी वकालत मत कीजिए। उन्हें मैं आपसे बहुत पहले से जानती हूँ, उन्हें भी और उनके सब चहेतों को भी। इस घर में मुझे जितना प्यार, जितनी नफ़रत मिली है, सब मेरे मन में दर्ज है। वक्त आने पर मैं सबका हिसाब बराबर करूँगी। आवेश में तमतमाया उसका वह चेहरा देखकर मुझे दहशत सी लगने लगी। इतनी सी बच्ची और मन में इतना विष। अच्छा नहीं लगा। पारुल की हम उम्र अपनी भांजिया और भतीजियाँ याद आई, जो तितली की तरह उड़ती फिरती हैं। जीवन का कोई सुख दुख उन्हें ज़्यादा देर तक व्यापता नहीं। और यह लड़की, कितनी गांठें हैं इसके मन में। सहज स्नेह से वंचित बचपन इसे एकदम खूंखार बना गया है। प्यार तो मुझे बस एक ही ने किया था। उसने जैसे अपने आप से कहा, वही थी जिसने मुझे ममता का अर्थ समझाया था। पर लोगों से वह भी तो नहीं देखा गया। मृत्यु पर तो किसी का वश नहीं है ना पारुल। मैं अपनी माँ की बात नहीं कर रही। वह तुनक कर बोली, उनके प्यार का तो स्वाद भी मुझे याद नहीं। मैं तो दीदा की बात कर रही हूँ। दीदा? हाँ, मेरी आया थी वह, पर मेरे लिए तो माँ ही थी। उसने मेरे लिए वह सब कुछ किया जो एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है। मेरी पूरी दुनिया थी दीदा। मेरी ढाल थी, मेरा कवच थी। उसके रहते कोई मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता था। फिर वह चली क्यों गई? वह क्यों जाती? परम पूजनी दादाजी को फूटी आंख नहीं सुहाती थी, इसीलिए बीमारी के बहाने उसे निकाल बाहर किया। कितनी बड़ी थी तुम उस समय? यही कोई 8 साल की थी। दीदा को भेज तो दिया, पर दादी से क्या कुछ संभलता था? फिर भी उठाकर नानी के यहाँ पटक आई। नानी बेचारी तो बिस्तर से लगी थी। घर में मामी का राज था। उन्होंने सुबह शाम जली कटी सुनाकर मेरा खून सुखा डाला। फिर साल भर बाद वापस छोड़ गई कि हमारे बस का नहीं है। फिर बुआ जी का आगमन हुआ। आप बुआ जी से मिली हैं? नहीं तो ज़रूर मिलिएगा, जी खुश हो जाएगा। दादी की 2 कॉपी हैं। उन्हें तो लगा शायद उन्हें
रिमांड होम का गार्डन बनाकर भेज दिया गया हो। आते ही शुरू हो गई। 6 महीने में मैं भी तंग आ गई। दादी से भी देखा नहीं गया। बोली लड़की को उठाकर हॉस्टल में डाल दो। पापा तो ठहरे श्रवण कुमार। माँ की बात टालने का सवाल ही नहीं उठता था। कितनी बड़ी थी तुम तब? 12वां चल रहा था। घर छोड़ने का दुख क्या होता है। हाँ, हॉस्टल की सख्ती रास नहीं आई कुछ दिन, फिर आदत पड़ गई। लेकिन जैसे ही पापा श्री को पता लगा कि इसे हॉस्टल लाइफ रास आ गई है, घर ले आए। आप कहती हैं कि मुझे प्यार करते हैं, तो एक बार तो उन्होंने पूछा होता कि निक्की, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, किसके पास रहना चाहोगी, कहाँ रहोगी। बस मनमानी करते रहें, जैसे निक्की न हुई कोई गुड़िया हो गई है, जहाँ चाहो पटक दो। ये आखिरी बात कहते कहते उसका आवेश रुलाई में बदल गया था। मैं विस्मित थी। कभी सोचा भी न था कि यह नन्ही सी जान अपने अंदर इतना दुख, इतनी वेदना, इतना आक्रोश समेटे है। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि एक ही सांस में वह मुझसे सब कुछ कैसे कह गई। पर यह सब अनजाने में ही हुआ होगा। यह दुख बरसों से उसके मन में कुंडली मारे बैठा होगा। निश्चित ही अपनी सखी सहेलियों से उसने कभी अपना दर्द बांटा नहीं होगा, नहीं तो उसमें इतना आवेग न होता। अपनी हमजोलियों के बोध में तो उसकी प्रतिभा एक दिले लड़की थी। उसके सामने वह अपनी करुण गाथा कभी नहीं दोहराएगी। मेरे सामने भी वह इतना नहीं खुलती, पर अपने पापा के प्रति गुस्से का इजहार करते करते वह कब भावुक हो आई, उसे खुद ही नहीं पता चला। पारुल, मैंने शांत स्वर में कहा, अगर मैं कहूँ कि वे तुम्हारे साथ कुछ दिन रहना चाहते हैं, इसीलिए तुम्हें हॉस्टल से ले आए, तो क्या विश्वास करोगी? उत्तर में उसने मुंह बिचका दिया। सुनिए, वो दीदा के बारे में आप कुछ बता सकेंगे? अरे, भले सो रहे थे, एकदम से उठकर बैठ गए। आंखें ऐसे जल उठी मानो मैंने कोई अक्षम्य अपराध कर डाला हो। समझ गई, लड़की ने यह तेवर बाप से ही लिए हैं। उसका भी गुस्सा नाक पर ही तो रखा रहता है। क्या जानना चाहती हो उसके बारे में? क्यों जानना चाहती हो? ये गुर्राए। बस यूँ ही जरा सी क्यूरियोसिटी थी। देखो, तुम्हारा समय न कटता हो तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो या फिर किसी क्लब में जाना शुरू कर दो, लेकिन ये नौकरों चौकरों में बैठकर गप्पे लड़ाना बंद करो। स्तंभ रह गई मैं। इस तरह भी कोई मुझसे बात कर सकता है? मुझे भी ताव आ गया। डॉक्टर कुमार, याद रहे कि मैं कोई 16-17 साल की न्यू ब्याही नहीं हूँ। आपको मेरी डिग्रियों का ध्यान नहीं रहा, ठीक है। मेरे सीनियर लेक्चरशिप को आपने नज़रअंदाज कर दिया, ठीक है, पर मेरी उम्र का तो लिहाज कीजिए। क्या इस उम्र में भी मुझे दूसरों से रहन सहन के तौर तरीके सीखने होंगे, अदब कायदे जानने होंगे? वे जैसे ज़मीन पर आ गिरे। सॉरी डार्लिंग, बेवजह ऑफ हो गया था, उन्होंने अपराध भाव से कहा। बाद में उन्होंने मुझे कुदेरने की बहुत कोशिश की, पर मैं चुप बनी रही। एक बात उसी समय तय हो गई थी, पारुल की आया के बारे में अगर कुछ जानना भी है तो मैं इनसे नहीं पूछूंगी, क्योंकि मैं जानती थी ये बेवजह ऑफ नहीं हुए थे। हमारी उस छोटी सी अंतर्गत बातचीत के बाद पारुल में एक सुखद परिवर्तन आ गया। ज़बरदस्ती ओढ़े अकेलेपन से वह जैसे एकाएक घबरा उठी। मैं किचन में होती तो मेरे इर्द गिर्द मंडराती रहती, अपने कॉलेज की, अपनी सहेलियों की बातें सुनाती, लेक्चरर्स की नकलें उतारती। मैं सुनती और सोचती, कम से कम इस काम के लिए तो माँ का घर में होना ज़रूरी है, नहीं तो बच्चा किसके सामने अपना जमा खर्च खोलेगा, किसे अपनी विजय गाथा सुनाएगा, किसे अपनी व्यथा गाथा कहेगा। अगर कोई सुनने वाला न हुआ तो तरस जाएगा बेचारा। पारुल भी तो तरस गई थी। उसके मन में कितना कुछ जमा हो पाया था, वही तो धीरे धीरे बाहर आ रहा था। मन का भार हल्का होने से
उसके चेहरे का संतप्त भाव भी बिला गया था। एक अपूर्व कोमलता से उसका मुख उद्भासित हो गया था। जब कुछ करने को नहीं होता तो मन दोनों ताश या कैरम खेलने को बैठ जाती। रामधन काका हमें चाय और पकौड़े बनाकर देते जाते। एक दिन पारुल ने पूछा, आप रामधन को काका क्यों कहती हैं? बुजुर्ग है ना, फिर इस घर के पुराने नौकर हैं, नाम लेना अच्छा नहीं लगता। मुझे ये बातें किसी ने क्यों नहीं सिखाई? सिखाने के लिए घर में कोई होना तो चाहिए। क्यों नहीं थे? इतने सारे लोग तो थे, जिस तिस बात पर डांटते रहते थे, पर कायदे की बात कभी न किसी ने नहीं सिखाई। दूसरे ही क्षण उसके चेहरे का तनाव कम हो गया। बोली, रामधन, मैं भी अब से तुम्हें काका कहूँगी। रामधन काका। रामधन हंस दिया। बेबी की इस सनक को उसने गंभीरता से नहीं लिया। वह लेने लायक भी नहीं था। वर्षों की आदत इतनी आसानी से छूटने वाली नहीं थी। हाँ, लक्ष्मी और रामधन से बात करने का ढंग जरूर सौम्य हो गया था, लेकिन पापा से उसकी अब तक कुट्टी बनी हुई थी। उनकी आहट पाते ही वह अपने दबड़े में घुस जाती। एक आध बार उन्होंने हमें साथ बैठे देख लिया था। हंसकर बाद में कहा था, युद्ध विराम चल रहा है। हाँ, आप नज़र तो न लगाइए। एक दिन प्रसाद दंपत्ति आ गए थे। डॉक्टर प्रसाद कुमार के दोस्तों में सबसे घनिष्ठ हैं। दोनों पति पत्नी बड़े ही हंसमुख, खुश मिजाज और मिलनसार हैं। यूँ तो पारुल कभी भी मेहमानों के सामने नहीं आती, पर प्रसाद अंकल से उसकी पड़ती है। वे आते ही उसे खींच कर बाहर निकालते हैं, कॉलेज के हालचाल पूछते हैं, कभी कभी आइसक्रीम भी खिलाने बाहर भी ले जाते हैं। उनके बच्चों के साथ तो वह एकदम बच्ची बन जाती है। उनका गदबदा छुटकू जो 9 साल के अंतराल से पैदा हुआ है, बड़ा प्यारा है। पारुल तो उस पर जान देती है, देखते ही लपक कर उठा लेती है। उस दिन भी पारुल ने छुटकू को देखते ही किताब फेंक दी, फिर रवि, शशि और नन्हे हनी को लेकर सीधे छत पर चली गई। उन लोगों की धमा चौकड़ी की गूंज नीचे तक आ रही थी। दीदी, मिसेस प्रसाद बोली, अब आप भी एक प्यारा सा खिलौना ले आइए। निक्की को बच्चों का कितना शौक़ है, देख रही हैं ना। इस उम्र में बच्चे की कल्पना भी मेरे लिए हास्यप्रद था। संयत स्वर में मैंने कहा, घर में जो 2 बच्चे पहले से हैं, उन्हें ही तो मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। नई मुसीबत मोल लेकर क्या करूँगी? कोई मुसीबत नहीं होगी भाभी, अपने आप दोनों रास्ते पर आ जाएंगे। घर में थोड़ी रौनक हो जाएगी तो इस तरह भागते नहीं फिरेंगे। और क्या, भाई साहब तो जब देखो अपने मरीजों से ही घिरे रहते हैं। दीदी, आप भी कुछ कहती नहीं हैं। भाभी, क्या कहेंगी? काम जो इतना फैला रखा है, समेटने में देर तो लगेगी। उस वक्त तो समय काटना एक समस्या थी। अकेला घर काटने को दौड़ता था, इसीलिए बेचारा अपने को उलझाए रखता था। मैं दोनों की बातचीत तटस्थ भाव से सुन रही थी। एकाएक पूछ बैठी, आप इन लोगों को कब से जानते हैं डॉक्टर? कब से मतलब? हम लोग तो साथ में पढ़े हैं। तब तो आपने पारुल की मम्मी को भी देखा होगा। हाँ, मैंने तो देखा है, पर शायद संध्या ने नहीं देखा। क्यों डार्लिंग? हाँ, हम लोगों की शादी में वह नहीं थी। जब मैं पहली बार माताजी से आशीर्वाद लेने आई तो निक्की को देखा था। आया की गोद में चढ़कर घूम रही थी। तब बिन माँ की उस नन्ही सी बच्ची को देखकर बहुत दुख हुआ था। लेकिन वह आया भी गजब की थी। यह समझ लीजिए कि माँ से बढ़कर थी। इतनी अच्छी आया को उन्होंने निकाल क्यों दिया? यह आपसे किसने कह दिया? निकाला नहीं था भाभी, उसे टीवी हो गई थी। यहाँ घर में कैसे रखते? इलाज के लिए उसे हॉस्पिटलाइज तो करना ही पड़ता।
कुमार ने खुद सारा इंतजाम किया था। वह जब तक ठीक नहीं हो गई, कुमार बराबर उसके इलाज के लिए पैसे भेजता रहा। उसके घर का पता जानते हैं? कुमार को मालूम होगा। नहीं, मैं उनसे नहीं पूछना चाहती। आप ही किसी तरह पता लगा सके तो लगाइए। पता तो खैर टीवी हॉस्पिटल से भी मिल जाएगा। पर बात क्या है? मैं उसे वापस बुलाना चाहती हूँ। पर क्यों? अब तो वह बहुत बूढ़ी हो गई होंगी। निक्की को भी अब वह आया की ज़रूरत नहीं रही। 8-10 साल में कोई इतना बुढ़ाता नहीं है डॉक्टर। और निक्की को अब भी उसकी ज़रूरत है। उसके अवचेतन में अब भी वह बसी हुई है। उसे खोने का दुख अब भी उसके मन में ताज़ा है। मैं चाहती हूँ वो फिर से यहाँ आकर रहे और पारुल का बचपन लौटा दे। कुमार राजी होगा। वह मेरा जिम्मा रहा। पहले आप पता तो लगाइए। ठीक है भाभी। उसके बाद लगातार 3-4 दिन तक मैं डॉक्टर प्रसाद के फ़ोन की प्रतीक्षा करती रही। चौथे दिन वे खुद ही आ गए। वह जानबूझकर ऐसे समय आए थे जब उनके मित्र घर पर नहीं थे। मैंने मन ही मन उनकी समझदारी की दाद दी। भाभी, मैंने आपका काम तो कर दिया है, मतलब गंगाबाई का पता तो लगा लिया है, बट आई एम अफ्रेड आप उसे घर नहीं ला सकती। क्या मतलब? मैं उसका पता लेने टीवी हॉस्पिटल गया था। पता चला कि 6 महीने पहले ही उसे फिर से भर्ती किया गया है। और यह भी पता चला कि इस बार बीमारी बहुत अगले दौर में पहुंच गई है। यह तो राज रोग है भाभी। इसे चाहिए अच्छी चिकित्सा, अच्छी देखभाल। गरीबों के घर पर यह सब कहाँ से मयस्सर होता है। फिर अपना कोई होता तो देखभाल करता। वह तो भाई के घर पड़ी हुई थी। वहाँ तो अपने ही खाने के लाले होंगे। गंगाबाई बेचारी तो इन असुविधाओं की आदी भी नहीं है। शुरू से बंगलों में रही है, अच्छा खाया है, अच्छा पहना है। भाभी के पीहर में भी उसके ठाठ थे, यहाँ भी उसका दबदबा था। दूसरे माहौल में तो वह जी ही नहीं सकती थी। तो क्या वह उनके पीहर से आई थी? हाँ, निक्की की देखभाल के लिए उसे बुलाया लिया था। उन दिनों भाभी बीमार चल रही थी ना। उनकी मृत्यु के बाद उसके वापस जाने का प्रश्न ही नहीं उठता था। एक बात कहूँ भाभी? कहिए। मैंने निराश स्वर में कहा। निक्की और दीता को लेकर मैं पिछले दिनों कितने कल्पनाएं चित्र बनाए थे। अब सब के सब मुझे मुंह चिढ़ा रहे थे। भाभी, मुझे लगता है वह बुढ़िया ज़्यादा दिन नहीं खींचेगी। अगर निक्की को एक बार उनसे मिलवा लाते तो उसका जी खुश हो जाएगा। आप इत्मीनान रखिए, मैं ही ले जाऊंगा उसे। डॉक्टर प्रसाद के साथ पारुल को भेजना कोई मुश्किल नहीं था। उनसे तो पारुल की दोस्ती थी। वादे के मुताबिक वे दूसरे दिन आकर उसे ले गए। उसके जाने के बाद मैं अपने दी स्वप्नों में खो गई। पारुल आज कितनी खुश होगी। उसे लगेगा जैसा उसका बचपन लौट आया है। और जब उसे पता लगेगा कि उसकी बिछड़ी हुई ममता से पुनः मिलवाने के लिए मैंने ही पहल की है, तो वह कृतज्ञता से भर उठेगी। मन का सारा कलमस धुल जाएगा। प्रसाद अंकल उसे यह भी तो बताएंगे कि दिद्दा के इलाज का सारा खर्च पापा उठा रहे हैं, तो फिर वह पापा को भी माफ़ कर देगी। और उसके पापा, वे भी तो कितने खुश होंगे। इस मधुर संयंत्र की मैंने भनक तक न लगने दी थी। अब पता चलेगा तो सिवा प्रशंसा के कुछ न कर पाएंगे। उन लोगों को लौटने में कोई 2-2.5 घंटे लग गए। हॉस्पिटल शहर से दूर पहाड़ी पर जो था। मुझे लगा गाड़ी से उतरकर वह सीधे मेरे पास दौड़ी आएगी।
मेरे गले अपनी दोनों बाहें डालकर कहेगी, हाय मम्मी, यू आर सो स्वीट। पिछले दिनों हम काफ़ी करीब आ गए थे, फिर भी एक औपचारिक दूरी बनी हुई थी। आज वह भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन वह सीधे कमरे में चली गई। शायद अपना भावावेश मुझसे छिपाना चाहती हो। डॉक्टर प्रसाद जरूर थोड़ी देर को मेरे पास बैठे। बोले, बहुत खुश हुई बुढ़िया। बार बार बलाएं दे रही थी, माथा चूम रही थी। आपको और मुझे भी आशीष रही थी। लेकिन भाभी, उसकी हालत कुछ ठीक नहीं है। सी में कॉम्प्लेक्स एनी टाइम। तो अच्छा ही हुआ जो आप लोग हो आए, नहीं तो ज़िंदगी भर को मलाल रह जाता, मुझे भी और बिटिया को भी। आप ठीक कह रही हैं, उन्होंने उठते हुए कहा। उन्हें विदा करके मैं गुनगुनाती हुई सीधे पारुल के कमरे में गई। मुझे क्या मालूम था कि वह मेरी प्रतीक्षा में भरी बंदूक की तरह तनी बैठी थी। मुझे देखते ही फट पड़ी। क्यों भेजा था मुझे वहाँ? किसकी साजिश थी ये? बचपन की एक मीठी सी याद मेरे मन में थी, उसे भी आपने तहस नहस कर दिया। सौतेली माँ है ना आप। मेरा इतना सा सुख भी आपसे सहा न गया, और आप सोच रही हैं कि आपने बड़ा एहसान किया। मेरी पुरानी आया से मिलवाकर बड़ा नेक काम किया। पता नहीं कितनी देर तक वह इस तरह बड़बड़ाती रही। मैं जड़ मूक बनी उसके आरोपों को झेलती रही। प्रतिवाद करने का या आगे बढ़कर उसे संतावना देने का भी मेरा साहस न हुआ। मैं तो ये सोच भी नहीं सकती कि बचपन में इसी औरत ने मुझे पाला है। मुझे तो यह सोचकर भी झुरझुरी हो आती है कि मैं उसकी गोद में खेलती थी, उसके पास ही सोती थी। उसने बताया कि वह मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती थी। छी, मुझे तो वही उबकाई आने लगी। उसका कमरा, उसका बिस्तर, उसके कपड़े इस कदर बास मार रहे थे। उफ, उसका दर्द मेरी पकड़ में आ गया। दिद्दा उसके लिए एक मधुर एहसास की तरह थी, पर इस तरह मरणासन वृद्धा से उसका कोई मेल नहीं था। उसका रोग जर्जर शरीर देखकर वह कांप गई थी। उसका स्नेहशील स्पर्श उसे लिजलिजा सा लगा। एक तिलमिस था जो टूट गया था, और अब वह उन किस्सों पर आंसू बहा रही थी। मैं उसे समझाना चाहती थी कि पारुल, वक्त की मार किसी को नहीं बख्शती। हम सब धीरे धीरे काल के उसी अंधकूप की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ सब कुछ विरूप हो जाता है, नष्ट हो जाता है। पर जीवन की नश्वरता का दर्शन समझने की भी एक उम्र होती है। पारुल तो अभी उम्र के उस दौर में थी जहाँ सब कुछ रसमय और रंगीन होता है। उसके लिए तो भविष्य का अर्थ विकास है, विनाश नहीं। वह इस कड़वे सच को, असुंदर यथार्थ को कैसे स्वीकारेगी? वह फिर लौट गई अपनी उसी कारा में जो उसने स्वयं निर्माण की थी। मैं फिर दूर फेंकती गई। पहले भी हम दोनों में बोलचाल नहीं थी, पर तब इतना असहज नहीं लगता था। पर एक बार करीब आने के बाद फिर उसी स्थिति में लौट जाना बहुत क्लेशकारक लगता था। उसके पापा अक्सर छेड़ देते, क्यों? युद्ध विराम समाप्त हो गया, संधि वार्ता विफल हो गई, तो मैं गुस्से में ये भी नहीं कह पाती कि आपकी ही नज़र लग गई। बस शर्म से सिर झुका लेती। जीवन फिर पुराने दर्रे पर चल पड़ा, एक रस और निरानंद। घर फिर से दीपों में बट गया था। इस बीच कई पर्व त्योहार आए, पर कोई हमें उल्लासित न कर सका। उल्टे वे हमें और अवसाद से भर गए। 30 सितंबर को पारुल का जन्मदिन था। मैंने मन ही मन कब से उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। अच्छा खासा हंगामा करने का प्लान था।
सारी तैयारी भी कर रखी थी। पारुल ने बातों ही बातों में बताया था कि अरसे से उसका जन्मदिन घर पर नहीं मनाया। इतने दिन तक तो वो हॉस्टल में ही थी। पिछले साल पापा को याद ही नहीं रहा। मैंने तय कर लिया था कि इस बार इतने सालों की कसर निकाल दूंगी, पर मेरा सोचा कुछ नहीं हुआ। पारुल ने साफ इनकार कर दिया। मैंने उसके लिए प्यारी सी ड्रेस खरीदी थी जो उसने नहीं पहनी। उसके लिए 3 रंगों वाला नाव के आकार का केक बनवाया जो उसने नहीं काटा। उसकी सहेलियों के लिए कलात्मक निमंत्रण पत्र बनवाए गए थे जो उसने नहीं भेजे। मेरी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। दशहरे पर हम लोगों ने जबलपुर जाने का कार्यक्रम बनाया। उसने मना कर दिया। दीपावली पर हमने पूरे घर को रंग रोगन करवाया, पर उसने अपना कमरा खाली नहीं किया। मैंने रंगोली से पूरा आंगन पूर दिया, पर उसने झांक कर भी नहीं देखा। घर में मैंने मिठाइयों के ढेर लगा दिए, पर उसने प्रशंसा का एक शब्द नहीं कहा। भैया दूज पर मैंने खास तौर से डॉक्टर प्रसाद के परिवार को आमंत्रित किया, पर उसने बच्चों का टीका नहीं किया। पहले की भांति अब वो मुझ पर फुफकारती तो नहीं थी, पर अपनी उपेक्षा से मेरे हर प्रयास को विफल कर रही थी। मेरी 4-5 महीनों की लंबी छुट्टी समाप्त होने को थी और मेरा मन फिर से ज्वाइन कर लेने को हो रहा था। इस ऊप से बचने का और कोई उपाय भी तो नहीं था। मैं ईश्वर को धन्यवाद दे रही थी कि उसने मुझे समय पर सद्बुद्धि दी, नहीं तो मैं एकदम इस्तीफा देकर ही आ रही थी। ईश्वर से ज़्यादा धन्यवाद तो मैं भैया भाभी को और अपने सहेलियों को देना चाहिए। उन्हीं लोगों ने मुझे सलाह दी थी कि फ़िलहाल लंबी छुट्टी ले लो और देखो, इस उम्र में एडजस्टमेंट बहुत कठिन होता है। नौकरी छोड़ दोगी तो लौटने का भी रास्ता नहीं रहेगा। एक पारुल की बात छोड़ दी जाती तो इस घर में मुझे सुख ही सुख मिला था, पर उस एक दुख ने सारे सुख का स्वाद छीन लिया था। निश्चय और अनिश्चय के बीच झूलती हुई मैं एक दिन सचमुच इंदौर पहुंच जाती कि बीच में ही एक हादसा हो गया। उस दिन मैं रोज़ की तरह किचन में व्यस्त थी कि ये आए और गंभीर स्वर में बोले, प्रसाद का फ़ोन आया है तुम्हारे लिए। मैं चौंक पड़ी। मेरे लिए? धड़कते दिल से रिसीवर उठाया। हेलो भाभी, बुरी खबर है। क्या? कांपते हुए सर में मैंने पूछा। पूजनीय दीदा जल बसी। मैं स्तंभ रह गई। भाभी कुछ कहिए भी, क्या करना है? अब कहने को या करने को रहा ही क्या है। अच्छा, अब आप इनसे बात कीजिए, मेरी कड़ाही जल रही है। चोगा इनके हाथ में देकर मैं भागने ही वाली थी कि इन्होंने हाथ पकड़कर रोक लिया। प्रसाद से 2 मिनट पार करके फ़ोन रख दिया और मेरी तरफ मुखावित हुए। उनकी मुद्रा से मैं समझ गई कि मैं कटघरे में खड़ी हूँ। जलती हुई आंखों से उन्होंने पहला प्रश्न दागा। प्रसाद ने यह खबर पहले तुम्हें क्यों दी? मुझे भी तो दे सकता था। यह बात आप उन्हीं से पूछे तो ठीक रहता। उससे तो खैर पूछना ही है, पर तुम यह बताओ, इस औरत की मौत से तुम्हारा क्या वास्ता है? ऑफ कोर्स मेरा क्या वास्ता होगा। वे सब मुझसे इसलिए पूछ रहे थे कि पारुल को बताना है कि नहीं। मैंने कह दिया कि कोई ज़रूरत नहीं। वह जब जिंदा थी तो पारुल उन्हें देख आई थी बस। मैं रात में तो उस बच्ची को भेज नहीं सकती ना। पारुल अस्पताल कब गई थी? गई थी एक दिन, प्रसाद लेवा ले गए थे। पर सुझाव किसका था? मेरा था। यही सुनना चाहते हैं ना आप? अब आप यह भी कहेंगे कि यह बात मुझसे क्यों नहीं कही गई। तो हुजूर, शुरुआत तो आपसे ही की थी, पर आप तो उस नाम को सुनते ही भड़क गए थे। उस समय आप क्या यह सुनने की स्थिति में थे कि पारुल अपनी आया को भूल नहीं पाई है? अब भी वह उसे उतनी ही शिद्दत से याद करती है।
क्या आपके पास यह सोचने समझने की फुर्सत थी कि वह अपनी दिद्दा के लिए कितनी बेचैन है, और आपकी उस फुर्सत का इंतज़ार मैं नहीं कर सकती थी, क्योंकि उस औरत के पास गिनती के दिन थे। आज मैं खुश हूँ कि आपकी नाराज़गी का खतरा उठाकर भी मैंने यह पहल की। आपको और कुछ कहना है? क्या कहेंगे बेचारे, मुंह लटका कर रह गए। विजय के उन क्षणों में मैंने उन्हें यह नहीं बताया कि मेरी वह उदात्त कोशिश कितनी नाकाम रही है। मेरे आत्मविश्वास को दुर्ग कैसे भरभरा कर गिर पड़ा है। उस दिन नाश्ता किए बिना ही वे घर से निकल गए। शायद मुझे दंड देने का इससे अच्छा तरीका उन्हें याद नहीं आया। सुबह के गए रात को लौटे, आते ही सीधे नहाने चले गए। मैं समझ गई कि दिव्यंगता को श्रद्धांजलि देकर लौटे हैं। अच्छा भी लगा, इतना हक तो उस गरीबनी का बनता ही था। अब मेरे सामने केवल एक समस्या थी, पारुल को बताऊं या न बताऊं। बताऊं भी तो कैसे, वह तो मुझसे रुख भी नहीं मिलाती। इतनी बड़ी बात एकदम मुंह फेर कर तो मारी नहीं जा सकती ना। कुछ माहौल तो बनाना पड़ेगा, और इस स्थिति में यह संभव नहीं। और अगर न बताया तो कल को वह इसी बात पर आरोपों की तरह झड़ी लगा देगी और मुझसे और दूर छिटक जाएगी। रात के सन्नाटे में फ़ोन की घंटी बजी और मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। तब तक इन्होंने चोंगा उठा लिया था। जब तक वे बात करते रहे मैं बदहवास सी उन्हें देखती रही। रिलैक्स डार्लिंग, उन्होंने फ़ोन रखते हुए कहा। डॉक्टर के घर में जो जब तक घंटी बजती ही रहती है, तुम्हें अब तक आदत नहीं हुई क्या? धीरे धीरे ही तो होगी, मैंने झेपते हुए कहा। दरअसल सुबह सुबह फ़ोन पर वह खबर सुनी है ना, तब से दिमाग ख़राब हो गया है। फिर कुछ रुक कर पूछा, आप वहाँ गए थे ना? हाँ, जाना तो था ही, गया भी, और कफन दफन का, मेरा मतलब है कि अंतिम संस्कार का सारा इंतजाम किया। क्यों, उनके परिवार वाले नहीं आए थे? आए थे, पर सब के सब हाथ हिलाते हुए चले आए थे। बॉडी कोई गांव भी ले जाना नहीं चाहता था, फिर यही सब करना पड़ा। चलिए, अच्छा ही हुआ, इसी घर से दाना पानी बांधा था उसका, आखिर तक निभ गया, यही खुशी है। और फिर कुछ क्षण रुककर मैंने बड़े साहस के साथ कहा, सुनिए, मुझे उनके बारे में कुछ बताएंगे? इस बार उन्होंने आंखें नहीं फेरी और न ही गुर्राए, बल्कि शांत स्वर में बोले, क्या जानना चाहती हो? यही कि वे कौन थी, कहाँ से आई थी, इस घर में उनका वजूद क्या था? ऐसा कोई लंबा चौड़ा इतिहास नहीं है। रमा के भतीजों की आया थी, रमा की बीमारी में यहाँ आई थी। खासियत बस यही थी कि जब तक मेरे ससुर जीवित रहे, उसकी तनख्वाह उस घर से ही आती रही। ऐसा क्यों? इसलिए कि उस समय फुल टाइम आया रखने की मेरी हैसियत नहीं थी। हम लोग यानी मैं और मम्मी उसके लिए इतने उत्सुक नहीं थे, किसी तरह एडजस्ट ही कर रहे थे। पर रमा असुविधाओं में जीने की आदी नहीं थी, इसीलिए उसके पिताजी को दया आ गई। पर उनकी यह दया, यह मेहरबानी हमें बहुत महंगी पड़ी। क्यों? अपने ही घर में हम जैसे किसी के आश्रित हो गए। उसकी उपस्थिति हमें एक ही हीन बोझ से भर देती थी। वह भी हमें हिकारत से देखती थी। मेरा तो फिर भी थोड़ा लिहाज करती थी, पर अम्मा को उसने कभी मालकिन का दर्जा नहीं दिया। बेचारी अम्मा, वे तो नौकरानी की नौकरानी बन गई थी। वे दिद्दा के लिए चाय बनाती, नाश्ता देती, रोटियां सेकती। दिद्दा नाक भौं सिकोड़ कर खाती और अपने साहब को कोसती कि बेबी को उन्होंने किस कुएं में पटक दिया है। क्या वे लोग बहुत अमीर हैं? अमीर थे, बहुत कुशल सर्जन थे वे। अपनी उंगलियों की कमाल से उन्होंने वैभव का साम्राज्य खड़ा कर दिया था।
लेकिन उस साम्राज्य का योग्य उत्तराधिकारी उन्हें नहीं मिला। बेटा उनका डॉक्टर नहीं बन सका। शायद इसीलिए उन्होंने रमा के लिए मेरा चुनाव किया था। सोचा होगा, यह गरीब घर का बिना बाप का लड़का आसानी से काबू में आ जाएगा। मेरे पास अपना अलग साम्राज्य बनाने की कुव्वत थी। जो सोचा था वह मैंने करके भी दिखा दिया। पर देखने के लिए न रमा रही न उसके डैडी। उन्होंने तो बस मेरे संघर्ष का दौर ही देखा। उन्हें, मेरा मतलब है पारुल की मम्मी को, क्या हो गया था। दूसरी प्रेगनेंसी के दौरान छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। डॉक्टरों ने अबॉर्शन की सलाह दी थी, वह भी करवा लिया। पर पता नहीं क्या कॉम्प्लिकेशन हो गए कि हालात बिगड़ती ही चली गई। कार में डालकर मुंबई ले गए थे, पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। 15वें दिन उसके शव को लेकर ही लौटना पड़ा। उन्हीं दिनों दीदा इस घर में आई थी। हम लोग तो उन दिनों रमा को लेकर परेशान थे। घर में बस अम्मा थी और वह थी। पर एक नफ़रत का बीज कब पड़ गया पता नहीं चला। एक खाई सी थी दोनों के बीच, जो बढ़ती ही चली गई। रमा जब तक रही तब तक वो सब कुछ दबा ढका रहा, पर उसकी मृत्यु के बाद दोनों का परस्पर तिरस्कार और घृणा जैसे मुखर हो गए। बहुत कठिन दिन थे वे। मैं रमा के वियोग में आहत था। प्रैक्टिस की कसमकस जारी थी और इधर घर पर जैसे जंग छिड़ी हुई थी। मैं परेशान हाल घर लौटता तो यहाँ अदालत शुरू हो जाती। मैं बच्ची का ढंग से पता भी नहीं कर पाता। इन्हीं दोनों के किचकिच मेरा दिमाग चाट जाती। दोस्त, रिश्तेदार और साथी डॉक्टर रोज़ सलाह देते कि शादी कर लो, बच्ची बड़ी हो जाएगी तो फिर मुसीबत हो जाएगी। वह फिर आसानी से नई माँ को स्वीकार नहीं कर पाएगी। अम्मा भी इकरार करती, पर मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी। घर में एक तीसरा मोर्चा खोलने की मेरी ताकत नहीं थी। 5 साल तक घर में यह नाटक चलता रहा और हम माँ बेटे बच्ची को बर्बाद होते देखते रहे। अत्यधिक लाड प्यार ने उसे जिद्दी और बिगड़ैल बना दिया था। उसमें गलत संस्कार पड़ रहे थे। वह दादी को तो किसी गिनती में ही नहीं लाती थी, बस थोड़ा बहुत मुझसे डरती थी। उसे डराना मुझे अच्छा नहीं लगता था, पर सोचता कि किसी का तो खौफ हो, नहीं तो लड़की हाथ से निकल जाएगी। फिर धीरे धीरे सब कुछ मेरी सहनशक्ति के बाहर होता चला गया। मैं समझ गया कि इस घर में इन 2 औरतों का साथ रहना मुश्किल है। किसी एक को तो जाना ही पड़ेगा, और जाहिर था मैं अपनी माँ को तो नहीं भेज सकता। इसीलिए दीदा को निकाल बाहर किया। नहीं, इतनी बेदर्दी से नहीं निकाला, पर यूँ कहो कि इत्तेफाक से मुझे एक कारण मिल गया। उन दिनों दीदा बहुत खांसने लगी थी। अम्मा ने कई बार बताया कि उसकी खांसी के मारे वे रात भर सो नहीं पाती, पर मैं इसे भी शिकायत का एक पैतरा समझकर टाल गया था। पर ज़्यादा दिन तक अम्मा को अनसुना न कर सका। मुझे भी दीदा की खांसी सुनाई देने लगी। उस समय तो हम छोटे से घर में थे, तब आज जैसा बड़ा बंगला नहीं था। खांसने की आवाज़ कहाँ तक छिपती। मेहरी ने एक बार दीदा को खून थूकते भी देखा, जिसे वह पान की पीक बताती रही। फिर मुझे चिंता हुई। बड़ी मुश्किलों से निक्की का वास्ता देकर उसे डॉक्टर जांच के लिए राजी किया। उसके बाद मेरा शक सच निकला। उसे टीबी हो गई थी। लेकिन टीबी तो अब कोई लाइलाज बीमारी नहीं, मैंने जैसे उन पर आरोप लगाते हुए कहा। लेकिन बीमारी तो है और इलाज भी करना पड़ता है। एक बार पता चल जाने के बाद क्या उसे घर में निक्की के पास रखा जा सकता था? मैंने उसे यहाँ टीबी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। 2 ढाई साल बाद वह ठीक भी हो गई।
पर मैं उसे वापस घर नहीं लाया, उसके गांव ही भेज दिया। पर वह जहाँ कहीं भी रही, मैं उसे बराबर पैसे भेजता रहा। आज उसकी अंतिम किस्त भी मैंने दे दी। इतनी देर से मैं पेट के बल लेटकर कोहनियों पर सिर टिकाए उनकी बातें सुन रही थी। दीदा की कहानी का पट्टा छेप होते ही मैंने एक निश्वास भरा और करवट बदल कर लेट गई। मन बेहद उदास हो आया था, परंतु इस समय जिस अनजान अनदेखी वृद्धा के प्रति मन में करुणा उमड़ रही थी, वह दीदा नहीं, पारुल की दादी थी। बेचारी बेटे की शादी के कैसे कैसे अरमान सजोए बैठी होंगी, पर मिला क्या? दुख, निराशा और अपमान। रजनी जी, उसके बाद की कहानी नहीं सुनोगी? मैंने एकदम पलटकर उन्हें देखा। उसके बाद की मतलब? यह तो निक्की की आया की कहानी थी। निक्की की कहानी भी तो सुनो। वह मुझे मालूम है, मैंने उलाहने के स्वर में कहा। दीदा चली गई तो उसे मामा के यहाँ भेज दिया गया। वहाँ मामी की पैनी जवाब ने उसका जीना मुश्किल कर दिया। वहाँ से लौटी तो करकस बुआ ने पल्ले पड़ गई। फिर उसने भी नहीं संभाली तो हॉस्टल में पटक दिया। यही ना? तुमने तो 4 लाइन में सारा इतिहास समेट कर रख दिया। पर जानती हो, इसे जीने के लिए मुझे 8 लंबे साल लग गए, और मैं उतना दुष्ट भी नहीं हूँ जितना तुम मुझे साबित करना चाहती हो। मैंने अपनी ओर से तो कुछ नहीं कहा, पारुल से जितना सुना था वही बता दिया। अब आप बताइए। यह हुई न बात। जज को चाहिए कि पहले दोनों पक्षों को सुन ले और फिर फैसला करे। प्रोसीड, मैंने नाटकीय अंदाज में कहा। योर ऑनर, यह सच है कि दीदा की बीमारी के बाद मैंने निक्की को मामा के यहाँ भेज दिया था। उस घर में उसका हमेशा स्वागत ही हुआ है। रमा की मृत्यु के बाद तो उन्होंने बार बार कहलवाया था, पर बच्ची के बिछोह की कल्पना से ही मैं घबरा जाता था, इसीलिए भेज नहीं सका। जब मजबूरी में भेजने की नौबत आई, उस समय मेरे स्वर ससुर जी गुजर चुके थे। दुर्भाग्य से मेरी सास भी खाट से लग गई थी। घर में आमदनी तो शून्य हो गई थी, और निक्की के मामा बिजनेस के नए नए प्रयोग में बाप की कमाई फूंक रहे थे। निक्की की मामी यूँ तो बड़ी अच्छी थी बेचारी, पर परिस्थितियों ने उन्हें परेशान कर दिया था। छोटे छोटे 3 बच्चे, घर में अपंग और बीमार सास, गिरती हुई माली हालात, दिमाग खराब करने के लिए यही बहुत था। उसमें पहुंच गई वह दीदा और बिगड़ैल लड़की। साल भर घर में कोहराम मचा रहा। हार कर बेचारे उसे वापस छोड़ गए। भाभी आंख में आंसू भरकर कहती रही, लाला, लड़कों का साथ है मेरा, पराई लड़की की जिम्मेदारी लेने से जी घबराता है। लड़की उस दिन से सचमुच ही पराई हो गई। निक्की ने फिर कभी इधर का रुख नहीं किया। अम्मा जैसे तैसे घर संभालती रहीं, पर निक्की उनके बस की नहीं थी। इसीलिए मैंने दीदी से चिरौंजी की और वे तुरंत चली आई। साथ में जीजा भी थे। वे उसी साल रिटायर हुए थे, पर आशिकी का यह आलम था कि बीवी के बगैर एक दिन भी नहीं रह पाते थे। दीदी भी उनकी रंगीन मिजाजी से वाकिफ़ थी, इसीलिए बहू बेटियों के बीच उन्हें अकेले छोड़कर आना उन्हें सही नहीं लगा। दीदी बहू उत्साह से भरकर यहाँ आई थी। वे बहुओं को जता देना चाहती थी कि दुनिया में उनकी कद्र करने वाले, उन्हें चाहने वाले भी हैं। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि वे लड़की को 2 दिन में ठीक कर देंगी, और वे एकदम रिंग मास्टर की तर्ज पर शुरू हो गई। उनकी सख्ती देखकर तो अम्मा भी सिहर गई थी, पर बच्ची के कल्याण की कल्पना करके चुप रह गई थी। उन दिनों निक्की का जीवन एकदम घड़ी की सुइयों पर चलता था। समय पर सोना, जागना, रोज़ नहाना, दोनों वक्त कंघी करना, ब्रश करना, समय से स्कूल जाना, नियमित होमवर्क करना, दोनों वक्त ट्यूशन पढ़ाना इत्यादि।
लड़की जैसी बुआ के हाथों की कठपुतली बन गई थी। दीदी बहुत मेहनत कर रही थी, पर उनमें ममता की आँच नहीं थी, स्नेह का स्पर्श नहीं था। इसीलिए फिर निक्की बिदकने लगी और क्या, मैंने उनकी चुप्पी को तोड़ा। आज समझ में आ गया अम्मा ने किस मुश्किल से यह बात मुझसे कही होगी। मुझे आज भी कहते शर्म आ रही है। कौन सी बात? अम्मा अपने देवता स्वरूप दामाद के प्रति एकाएक संकालु हो उठी थी। रसिया तो वे जन्म से थे, पर इतनी सी लड़की पर जोर डालेंगे यह नहीं सोचा था। सहज स्नेह से वंचित लाड दुलार के लिए तरसती 10-12 साल की निक्की आसानी से उनके हाथ आ गई थी। वह दिन भर उनसे चिपकी रहती। दीदी देखती और सुलग उठती, अम्मा देखती और मन मसोक कर रह जाती। आखिर एक दिन अम्मा ने मुझसे कह दिया, बेटा, इन बूढ़ी आंखों में अब चौकीदारी करने की ताकत नहीं है। तू अगर लड़की को सर्वनाश से बचाना चाहता है तो किसी अच्छे से हॉस्टल में डाल दे, नहीं तो मैं सुख से मर भी नहीं पाऊंगी। अम्मा ने जीवन भर इतना सहा था कि मैं इनके दुखों का बोझ और बढ़ाना नहीं चाहता था। इसीलिए वही किया जो अम्मा ने चाहा था। बच्ची के कल्याण का दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था, पर पता नहीं कहाँ क्या गलत हो गया, जिसके लिए सारी उठा पटक करता रहा वही मुझसे रूठ गई। मैं तरस कर रह जाता हूँ, पर वह मुझसे बात नहीं करती। करती भी है तो उसकी ज़बान पर जैसे कांटे उगाते हैं। लहूलुहान कर देती है वह मुझे। उसकी आंखों में झांकती घृणा मुझे अपनी ही नज़र में छोटा बना देती है। मैं उसे इससे आगे वे बोल नहीं पाए। पुरुष थे, शायद इसी से जब्त कर सके, नहीं तो फपक कर रो ही पड़ते। मुझे अपने ही ऊपर शर्म हो आई। हमेशा पारुल के लिए ही सोचती रही मैं। मेरी बगल में लेटा हुआ यह व्यक्ति, यह भी तो बिल्कुल अकेला है। इसे भी तो अपनों ने ही छला है। किसी ने स्नेह का, संवेदना का स्पर्श नहीं किया, केवल समस्याएं ही थी। आपकी भूल क्या थी बताऊं? मैंने उनके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। जिसके लिए आपने इतनी उठापटक की, उसके मन में झांकने की, वहाँ लिखी इबारत पढ़ने की आपने कभी कोशिश नहीं की। परिस्थितियों पर आपका वश नहीं था, मंजूर है, पर उनकी व्याख्या तो की जा सकती थी। अपनी मजबूरियाँ तो समझाई जा सकती थी। आपने सोचा होगा छोटी सी बच्ची है, क्या समझेगी। यहीं आप चूक गए। बच्चे बहुत समझदार होते हैं। शत्रु मित्र की पहचान वे फौरन कर लेते हैं। उनके संवेदनशील मस्तिष्क पर हर बात का जल्दी और गहरा असर होता है। इसीलिए उनके राग द्वेष भी स्थायी होते हैं। मेरे पास उस समय इतना सोचने समझने की फुर्सत ही कहाँ थी। मैं तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने में व्यस्त था। इसीलिए तो यह मोर्चा हार गए। मैंने उस गंभीर प्रसंग को हल्के फुल्के ढंग से समाप्त कर दिया, ताकि वातावरण का तनाव कुछ तो कम हो। और वह हुआ भी। थोड़ी ही देर में इनकी नाक बजने लगी, लेकिन मैं सुबह तक आँख नहीं झपका सकी। मैं कमरे में बैठकर बुनाई कर रही थी कि वह दंदनाती हुई सामने आकर खड़ी हो गई। मुझे बुलाया था? हाँ, तुम्हारे मामा के यहाँ से मनी आर्डर आया है और राहुल की चिट्ठी भी। चिट्ठी किस खुशी में? दरअसल हुआ यह कि राखी पर तो मैं चूक गई, पर मैं तुम्हारे मामा जी को भाई दूज का टीका ज़रूर भेज दिया था। उसी पत्र में बच्चों के नाम तुम्हारा टीका भी भेज दिया गया है। उसी का जवाब आया है। तुम्हारे मामा जी ने भी बड़ा सुंदर पत्र लिखा है। आप मेरे लिए रिश्तेदार क्यों जुटाती फिर रही हैं? मैंने आपसे उसी दिन कह दिया था कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। उस दिन की बात और थी पारुल। वे प्रसाद अंकल के बच्चे थे। उसे तुम रिश्ता जोड़ना कह सकती हो, पर ये तो तुम्हारे अपने भाई हैं, तुम्हारे मामा के लड़के। नहीं,
न तो मेरा कोई मामा है न भाई। आप ये चिट्ठी और रुपए अपने पास ही रखिए। कम ऑन पारुल, इतना गुस्सा नहीं करते। अच्छा 5 मिनट ज़रा बैठो तो, तुमसे मुझे कुछ बात करनी है। इस तरह तनक कर खड़ी हो जाती हो कि मुझे टेंशन हो जाती है। अनिच्छा से ही सही वह पलंग की पाटी पर बैठ गई, जैसे किसी भी क्षण उठकर चली जाएगी। अच्छा यह बताओ, तुम्हारा यह गुस्सा असल में किस पर है, मुझ पर या अपने भाइयों बहनों पर? अगर भाइयों पर है तो उन्हें माफ़ कर दो। बचपन में तो सभी भाई बहन लड़ते झगड़ते हैं, सगे हो तब तो और भी ज़्यादा। मेरी माँ कहती थी कि बचपन में जिनमें लड़ाई होती है, बड़े होकर वे भी एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं। तो बेटे, बचपन की बातें इतने दिनों तक थोड़े ही याद रखते हैं, सब भूल जाते हैं। देखो तुम्हारे भाई भी भूल गए हैं, तुम भी उन्हें माफ़ कर दो। और अगर तुम मुझसे नाराज़ हो पारुल, तो विश्वास करो मैंने जानबूझकर तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई। मेरा इरादा तुम्हारे जी दुखाने का नहीं था। दरअसल मैं तुम्हें उस जगह कभी न भेजती पारुल, पर मुझे उस मरणासन औरत की इच्छा का मान रखना पड़ा। फांसी पर चढ़ने वाले की भी अंतिम इच्छा पूछी जाती है, उसका सम्मान किया जाता है। फिर ये तो तुम्हारी दिद्दा थी। आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि दिद्दा ने तुम्हें एक बार देखना चाहा था। तुम उन्हें कितना याद करती हो, उससे कहीं ज़्यादा वे तुम्हें याद करती थी। तुम्हारे पास तो फिर भी एक दुनिया थी, स्कूल थी, कॉलेज थी, पुस्तकों की, सिनेमा थी, सहेलियाँ थी, लेकिन उनके पास तुम्हारी यादों के सिवा क्या था? इसीलिए उनकी इच्छा का मान तो रखना ही था। इतना हक तो उनका बनता ही था। उनके प्यार का कर्ज था तुम पर, उसे तो चुकाना ही था। सबको अपने हिस्से का कर्ज खुद ही चुकाना पड़ता है। तुम्हें पाल पोस कर दिद्दा ने इस घर पर जो उपकार किया है, पापा बराबर उसका हिसाब चुकाते रहे हैं। अंतिम संस्कार तक उन्होंने अपना यह कौल निभाया है। अंतिम संस्कार किसका? यही कहने के लिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। चिट्ठी तो कोई भी तुम्हारे कमरे में दे आता, पर यह खबर तो मुझे ही देनी थी ना। पारुल, दिद्दा नहीं रही, उसका सिहरना मैंने साफ देखा। अच्छा हुआ जो तुम लोग उस दिन अस्पताल हो आए। तुम्हें देखने की बड़ी साथ थी उन्हें। नहीं जाती तो मन में पछतावा रह जाता। वह पलंग की पाटी पर बैठी थी, धीरे से मेरे पास सरक आई। मम्मी, मुझे क्या फिर वहाँ जाना पड़ेगा? मैंने देखा उसके होंठ काँप रहे थे और चेहरे पर भय पुता हुआ था। मृत्यु से साक्षात्कार करने का हौसला कितनों के पास होता है। फिर यह तो लाख दिलेर ही सही थी, तो एक नन्ही सी लड़की थी। उसके बदहवास चेहरे को देखकर मुझे प्यार हो आया। उसका चेहरा अपनी हथेलियों में थामकर मैंने कहा, नहीं बेटे, तुम वहाँ क्यों जाओगी? प्रसाद अंकल ने कल पूछा भी था, पर मैंने साफ मना कर दिया। कहीं बच्चे भी ऐसी जगह जाते हैं? थैंक यू मम्मी, उसने कहा और धीरे से अपने को छुड़ा लिया। थोड़ी देर तक दीवार की ओर ताकते हुए चुपचाप बैठी रही। फिर सहमी सी आवाज़ में बोली, उस दिन उन्हें अस्पताल में देखकर मेरा मन कैसा तो हो गया था। वे बाहों में भरकर मुझे प्यार कर रही थी और मैं भागने के लिए छटपटा रही थी। वे मेरी बलाएं ले रही थी और मैं मन ही मन उन्हें कोस रही थी। उन्हें ये सब पता तो नहीं चला होगा ना? उसका स्वर इतना करुणा था कि सांत्वना देना जरूरी हो गया। उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए मैंने कहा, नहीं बेटे, उन्हें कुछ नहीं पता चला होगा, क्योंकि जो प्यार करते हैं वे आँख मूंद कर प्यार करते हैं। अपनों की गलतियाँ देखने वाली नज़र ही उनके पास नहीं होती। सच मम्मी, उसने कहा और मेरी गोद में दुबक गई। तो दोस्तों, ये थी मालती जोशी जी की लिखी हुई कहानी शापित शैशव। उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा बोली हुई कहानी आप सभी को पसंद आई हो। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।